आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, कार्बनिक रसायन जो होता है, उसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये कार्बन और हाइड्रोजन जो मिलके एक कंपाउंड बनाता है, उसको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जैसे कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलके बनता है, मेथेन बनता है। वैसे ही C2H6 को हम एथेन बोलते हैं, C3H8 को बोलते हैं हम प्रोपेन बोलते हैं। तो इस प्रकार कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड रहता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड रहता है, इसको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड रहता है, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, ऐसे कंपाउंड के बारे में जब पढ़ते हैं, ऐसे यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, उनके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे CH3CHO। देखो इस कार्बन के साथ में ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ में ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हम इसके बारे में इसको बोलते हैं हम, ये RCHO, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, क्रियात्मक समूह, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। वैसे ही RCOOH, और R क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, ये CH3 का हो सकता है, CH3COOH करके हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक एसिड करके बोलते हैं। ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है RCOOH करके, है ना, और ये CH3COOH। और फिर आता है CH3 और ये C डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन करके बोलते हैं। मतलब कि ये फंक्शनल ग्रुप कुछ R और ये C डबल बॉन्ड O, तो ये फंक्शनल ग्रुप एल्किल ग्रुप है, एल्किल है ना। दो एल्किल ग्रुप जब रहता है तब जाके ये कीटोन बनता है ना। और ये एक एल्किल ग्रुप रहता है और एक यहाँ पास हाइड्रोजन रहता, तो इसको हम ऐसा लिख सकते थे RCHO। तो ये बनता क्या चीज, ये चीज बन जाता, एल्डिहाइड बन जाता। तो ध्यान रखना, कभी ऐसे पैटर्न में तो लिखा रहे, लेकिन यहाँ पास एक एल्किल ग्रुप हो और एक हाइड्रोजन हो, तो ये एल्डिहाइड होता है, ना कि कीटोन। अब दोनों एल्किल ग्रुप रहता है तब उसको बोलते हैं हम कीटोन। तो हम ऐसे चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक, कार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं। तो चलो इनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें तुम लोगों के चैप्टर में है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो कार्बन के पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और दूसरे वाले कोष के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 4 बच गए, है ना। तो ये बाह्य कोष होता है, आउटर सेल जो होता है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है, इन्हीं को हम कार्बन के ऊपर ये लुईस प्रतीक के रूप में दिखाते हैं, ठीक। अब इनके साथ में हाइड्रोजन जो है, जब मेथेन की बात करें तो ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और इधर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन साझा करके एक बॉन्ड बनाया रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि कार्बन के चारों जो इलेक्ट्रॉन थे, वो चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने के लिए प्रयुक्त हो चुके हैं, बॉन्ड बन चुके हैं। तो जब बॉन्ड बन चुका है, मतलब ये स्थायी अवस्था में आ चुका है, CH4 मीथेन करके बन चुका है, स्थायी अवस्था में आ चुका है, स्टेबल हो चुका है ना। अब यदि इस कार्बन के साथ में यदि ये कुछ ऐसा रहता, मेथिल मूलक रहता CH3, और इनके साथ में क्लोरीन जुड़ा रहता, तो इसको हम कैसे दिखा सकते थे, ये कार्बन का वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन, इधर एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ा हुआ है, तो कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए, CH3। अब एक बचा हुआ है, एक के साथ में कौन जुड़ेगा, क्लोरीन जुड़ गया, क्लोरीन। तो ये जो है इनके साथ बनाया, तो इसको बोलते हैं हम मेथिल क्लोराइड करके बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड करके बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो ये हो गया मेथिल क्लोराइड CH3। अब दिक्कत ये है कि यदि कोई एल्किल हैलाइड रहे, एल्किल हैलाइड, इसका मतलब क्या है, ये एल्किल ग्रुप है और ये है हैलोजन है। हैलोजन क्या क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब जो है वो हैलोजन तत्व होते हैं, समूह 17 के होते हैं, ग्रुप 17 के होते हैं एलिमेंट, है ना। तो इसको हम बोलते हैं हैलोजन तत्व, और इसके जगह में हम सीधा एक्स करके दिखा देते हैं। एक्स का मतलब होता है हैलोजन, है ना। तो और ये क्या है, एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप में क्या क्या आ सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड जो भी बना रहेगा, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, है ना, ये सब आ जाएंगे। तो ये एल्किल ग्रुप हो गया। तो एल्किल ग्रुप के साथ में देखना, ये एल्किल ग्रुप है जिसको मैं फॉर एग्जांपल एल्किल को CH3 लिख सकता हूँ और इस हैलोजन को Cl करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ पास जो है वो दो इलेक्ट्रॉन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक बॉन्ड बनाया है, सहसंयोजक बंध बनाया हुआ है। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है बीच में ऐसे साझा करते रहेंगे, बीच में साझा करते रहेंगे, लेकिन क्लोरीन की निगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है। कल हम बता रहे थे कि क्लोरीन जो रहता है उनका परमाणु का आकार जो है एल्किल के अपेक्षा छोटा होता है। तो आकार जब छोटा होता है तो नाभिक, जब आकार छोटा होता है तो नाभिक से इस साझे के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण जो है वो इनकी अपेक्षा ज्यादा लगता है। तो इसलिए ये वाला इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है और इसमें पार्शियली नेगेटिविटी आ जाती है और इधर पार्शियली पॉजिटिविटी आ जाती है ना। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड का ब्रेक होना जो है, ये बॉन्ड का ब्रेक होना दो तरीके से होता है। बॉन्ड का ब्रेक जो है वो दो तरीके से होगा। ये जो बॉन्ड टूटेगा वो दो तरीके से टूटता है। अब वो कैसे कैसे तरीके से टूटता है, तो एक होता है जिनको हम बोलते हैं समांश विखंडन बोलते हैं। एक मिनट में, हाँ यही सब तो है ना। जिसको हम बोलते हैं समांश विखंडन, समांश विखंडन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं होमोलेटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। दूसरा होता है विषमांश विखंडन, जिसको हम बोलते हैं हिट्रियोलिटिक क्लीवेज। क्लीवेज मीन्स होता है विदलन होता है, टूटना होता है। तो ये जो बॉन्ड होता है एल्किल के बीच में, ये जो बॉन्ड होता है वो दो तरीके से टूटता है, दो तरीके से टूटता है। एक होता है समांश विखंडन, दूसरा होता है विषमांश विखंडन। तो होमोलिटिक क्लीवेज जब होता है तब क्या होता है, ये शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन जो रहता है सम अंश, नाम से स्पष्ट है, समांश मीन्स सम अंश। सम अंश का मतलब ये है कि दोनों को एक एक मिलता है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो एक इनको मिलेगा और एक इनको मिलेगा। तो ये एल्किल पर एक चार्ज ऐसे दिखाता रहे, एक इलेक्ट्रॉन दिखाता रहेगा, और वैसी हैलाइड पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाते रहेंगे। तो ये इस प्रकार से बॉन्ड जो है ब्रेक होने के बाद क्या बनता है, R और यहाँ प्लस X का, इस प्रकार से ये होता है। इसको हम बोलते हैं समांश विखंडन करके बोलते हैं, समांश विखंडन करके बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो इस प्रकार से, जब इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होता है, विषम अंश विखंडन होता है। विषम अंश मतलब सेम नहीं होंगे, विषम अंश में। तो यहाँ पास तो दो इलेक्ट्रॉन है, ये ब्रेक होने के बाद में इसके पास दो इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन या तो ये जो है पूरा पूरा ले लेगा या तो ये पूरा पूरा ले लेगा, है ना, ऐसा विखंडित होता है। तो इस कंडीशन में ऐसा दिखा सकते हैं कि R, यहाँ पास दो इलेक्ट्रॉन हो गया और प्लस एक्स में कुछ भी नहीं है, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव का चार्ज होगा। और ये दो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या होती है, ये दो इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें नेगेटिविटी ऐसा दिखाने लग जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये एल्किल ग्रुप जो है वो ले लिया है। तो बॉन्ड का ब्रेक जो है वो ये दो तरीके से होता है, एक इसको बोलते हैं समांश विखंडन और दूसरा होता है विषमांश विखंडन। तो जब हम समांश विखंडन करते हैं, समांश विखंडन करते हैं, इसको मैं कार्बन के टर्म्स में बताना चाहूंगा। तो कार्बन के टर्म्स में बताऊंगा तो ये मेथिल ग्रुप ले लेता हूँ, एल्किल ग्रुप CH3, और ये हैलोजन में ले लेता हूँ कोई क्लोरीन। अब इसका समांश विखंडन होना है तो ये CH3 है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में क्या करेगा, समांश हो रहा है मीन्स एक इनको भी मिलेगा, मतलब इसको लिख लेता हूँ CH3, ये यहाँ पास, और प्लस ये क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन उनको मिल गया। तो देखना यहाँ पास कार्बन पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये कार्बन है, इनके साथ एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ा हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन ये बचा हुआ है। तो ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, फ्री
रेडिकल्स, मुक्त मूलक, ठीक, इसको हम बोलते हैं मुक्त मूलक करके बोलते हैं। ठीक, अब ये जो है ये दो बातें हो सकती थी, या तो हाँ एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया है, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। जब हम विषा हाँ, तो अब बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं। यदि विषमांश विखंडन होता है, ये CH3 और ये Cl, इनमें से ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, विषम अंश में है, या तो दो इनको मिल सकता है, CH3 इनको दो मिल गया और इनको कुछ भी नहीं मिला है ना। तो इसके बीच में क्या होगा कि इसमें नेगेटिविटी आ गई, इसमें इनका इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाएगी। या होता यह है कि ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके इसमें नेगेटिव दिखाने लग गया, तो इसका मेथिल मूलक की बात करता हूं मैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है ना, हाँ इलेक्ट्रॉन निकला है तो अच्छा, इसके जगह में मैं क्लोरीन नहीं लेता, क्लोरीन के जगह में मैं क्या ले लूं, क्लोरीन के जगह में मैं ले लेता हूं, चलो इसको मैं ऐसे बताना चाहूंगा, HHCH4 है ना। अब इनके बीच के जो है वो बॉन्ड ये है, ब्रेक होगा मेरा, ये बॉन्ड को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, यहाँ से बॉन्ड को मैं ब्रेक करूंगा तब क्या होगा, इनके दो इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है विषमांश विखंडन में ये होता है, या तो ये दोनों इनको मिल जाएगा या तो दोनों इनको मिल गया। तो फॉर एग्जाम्पल चलो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनको मिल गया, तो इनको मिलेगा तब कैसे लिख सकते हैं, ये H, ये H और इधर H, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पास इनको मिल चुका है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिविटी आ गई है, इनके बाद जो है वो ऐसा बना। अब ये जो नेगेटिविटी आती है तो कार्बन पर तुम लोगों को कुछ ऐसा दिख रहा होगा, CH3 और यहाँ पास ऐसा, ठीक, ये जो है ये इस प्रकार से होता है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बीन बोलते हैं, कार्बिन्स करके बोलते हैं, है ना, कार्बिन्स। जब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज दिखता रहता है तो इसको हम कार्बिन्स करके बोलते हैं। अब इसमें एक चीज और, जब कार्बन पर ये हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया और इधर हाइड्रोजन हो गया, जब ये कार्बन पर चार्ज जो है वो आ जाते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन पर नेगेटिविटी ऐसे दिखने लग जाता है, नेगेटिविटी दिखने लग जाता है तो इसको हम बोलते हैं कार्बो एनायन बोलते हैं, कार्बो एनायन, है ना। और कभी कभी होता यह है कि ये जो है बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर के कोई चीज है उसको मिल गया, इधर की चीज को कुछ मिल गया, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये H, ये H और ये H और ये क्लोरीन, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में ये दोनों जो है वो इनको मिल गया, तो यहाँ पास निगेटिविटी दिखाने लग जाएगा और ये जो है वो पॉजिटिविटी दिखाने लग जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो पॉजिटिविटी दिखाएगा उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। हाँ, आया क्या समझ में। अब फाइनली तुम लोगों को समझ आया होगा कि ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो सबसे पहले तो दो तरीके से ब्रेक होता है। जब समांश विखंडन होता है तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, मुक्त मूलक। जब इनका विखंडन जो है विषमांश होता है तो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साथ किसी एक को मिल सकता है या तो इनको मिल सकता है ना, या तो ये कार्बन को मिलेगा या तो इनको मिलेगा। यदि ये कार्बन को मिलता है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से नेगेटिविटी आ जाएगी, नेगेटिविटी आएगी उसको हम कार्बो एनायन बोलते हैं। यदि ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इनको मिल गया, फ्लोरीन को मिल गया, तो यहाँ पास एक, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, चार होती है कार्बन की वैलेंसी संयोजकता, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया है मतलब पॉजिटिविटी आ गई है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन पर रहता है इसको हम बोलते हैं कार्बिन्स करके बोलते हैं। इतना आया क्या समझ में, इतना समझ आया होगा। तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, ये पॉजिटिविटी, ये नेगेटिविटी और यहाँ पास इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, हाँ ये, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बो एनायन। सभी में डिफरेंस पता चल गया क्या, याद करते जाना ना, इसमें और इसको हम बोलते हैं कार्बिन,
और इसको हम बोलते हैं मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलक। ये चार चीज समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक, इसको याद रखना ना, मैं कभी बीच में पूछ सकता हूँ, चलो बताओ बेटा कार्बिन्स का कार्बिन्स में कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं करके, तो कार्बिन्स करके बोलूं तो समझ जाना ये इस प्रकार से होंगे, ऐसे करके बताने हैं। ठीक, चार चीज सीखे हो ना अभी। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, क्या है तुम्हारे सिलेबस में, अच्छा इनकी कार्बन की चतुसंयोजकता के बारे में है, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में है। कार्बन वही अभी बता रहे थे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रकार से आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं वैलेंस बोलते हैं, इनकी संयोजकता बोलती है, कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, कार्बन की संयोजकता, तो टेट्रावेलेंसी इसको बोलते हैं। अब इनको टेट्रावेलेंसी होते हैं तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो उसके लिए इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट करता है, 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p2 करके होगा कार्बन के लिए, कार्बन के लिए यही होगा 1s2 2s2 और 2p2, तो लगभग समान ऊर्जा वाले, है ना, संकरण के बारे में बात करते हैं तो लगभग समान ऊर्जा वाले, तो ये 2s है और ये 2p है। जैसे ऊर्जा लेवल की बात करें, ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है, तो ऊर्जा लेवल इसका कम होगा, इनसे बहुत ज्यादा कम होगा, और इन दोनों की ऊर्जा लेवल जो है वो p का, तो p के तीनों ऑर्बिटल्स के तो लगभग समान होते हैं, s जो होते हैं उनसे थोड़ा सा कम होते हैं, लेकिन ये उसी सेल में रहते हैं, उसी कोष में रहते हैं, तो इसलिए इनकी जो है इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, पर इनके साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो इसलिए जब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, संकरण करते हैं, तो लगभग समान ऊर्जा वालों को लेते हैं, लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल जो हैं अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके, अपनी ऊर्जाओं का पुनर्करण वितरण करके उतनी ही संख्या में जब नए कक्षकों का निर्माण करते हैं तो उसको हम बोलते हैं संकरण बोलते हैं, है ना। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसको दिखाने के लिए संकरण की बात आई, संकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हैं, लगभग समान ऊर्जा वाले, लगभग समान ऊर्जा वाले, लगभग समान ऊर्जा वाले क्या, कक्षक, ना कि इलेक्ट्रॉन, है ना, इसमें सिर्फ कक्षक जो होता है ऑर्बिटल रहता है उसके बारे में बोलते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बोलते हैं। तो लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके, एस पी के बीच में, है ना, अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके 1 और ये 2, ये हो गया 2p और ये हो गया 2s, तो लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके, ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करेगा तो हम उत्तेजित अवस्था में ले आएंगे, एक्साइटिंग स्टेट में ले आएंगे, तो उत्तेजित अवस्था में आने के बाद में ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, ये उत्तेजित अवस्था होती है, तो 4 नए संकरित कक्षक बनाते हैं। तो जब ऐसा लिखते हैं, ऐसे कर देते हैं इसको, 4 नए संकरित कक्षक बनाते हैं, 4 नए संकरित कक्षक बनाएंगे, ये इस प्रकार से बनता है। जब हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का ये जो मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन था, मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन वैसे था 2 और p में 2, ये जो है वो समान ऊर्जा वाले कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके 4 नए संकरित कक्षक बना रहे हैं, 4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑर्बिटल, चारों ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उतनी ही संख्या में नए संकरित कक्षक बना रहे हैं, तो इस घटना को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन या संकरण करके बोलते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद में यहाँ पास युग्मित, ये अनपेयर्ड हो गया, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो उसको पेयरिंग करने के लिए हमें ऐसे चीज लाने होंगे जिसमें, जैसा कार्बन है इनके साथ 4 दिख रहा है तो इसके साथ हम 4 हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो इस प्रकार ऐड होगा, तो इनके बीच में पता चला एक S और 3 P जो है वो पार्टिसिपेट किया है हाइब्रिडाइजेशन में, तो इस प्रकार पता चलता है कि ये CH4 मीथेन जो होती है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 संकरण होता है ना। अब इसकी हम आकृति के आधार पे बात करें
इसमें sp3 संकलन होता है, पता चल गया ना। एक s और 3 p कक्षक जो है वो आपस में अतिव्यापित होकर हाइब्रिडाइजेशन बनाया हुआ है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण। अब इसकी आकृति के बारे में बात करें तो सिर्फ मैं कार्बन के बारे में बात कर रहा हूँ, कार्बन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा है, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके, तो कार्बन में होता है 1s2 2s2 और 2p2 करके होता है। तो हम बात करते हैं लगभग समान ऊर्जा वाले 2s और ये 2p। तो s की जो आकृति है वो कैसे बनती है जी, गोलाकार, पता है? यस हाँ, s की जो आकृति बनती है वो गोलाकार बनती है, और p की जो आकृति बनती है, अच्छा तो ये s वाला और p वाला दोनों पार्टिसिपेट करेगा। तो p की जो आकृति कैसे बनती है, डंबल, डंबलाकार होती है, डंबल बेल जो इसमें बनते हैं। तो ये होता है हमारा px, और ये x एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया, तो यहाँ पास बनता है हमारा pz, और ये वाला जो रहता है वो y एक्सिस हो गया, y अक्ष हो गया, तो इसको हम बोलते हैं py। तो px py और pz, ठीक। तो ये दोनों जो है वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से दिखा देता हूं। भारती है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है सर, इधर नहीं दिखाई दे रहा। अब हाँ अब दिखाई दिए सर। हाँ, भारती है कि नहीं? चलो, ये है s ऑर्बिटल और ये है p ऑर्बिटल, है ना। ये दोनों जो है वो अतिव्यापित होंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, तो ये इस प्रकार से बनेगा। ये s आ गया है और ये 3 जो है वो p आ गए हैं। तो देखना, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और ये z एक्सिस हो गया। ये दोनों जो है, यहाँ से ये बना s और p था, वो दोनों ओवरलैप करके ये चीज बना है। अब ये जो है 4 नए संकरित कक्षक बनाएंगे, है ना। S और P जो है वो अतिव्यापित होके यह आकृति बनाया। अतिव्यापित होने के बाद में 4 नए संकरित कक्षक बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 नए संकरित कक्षक बनाएंगे। तो वो इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया तुम्हारा PX बन गया, PX। ये वाला जो है तुम्हारा बन जाता है PZ हो जाएगा, PZ। और ये वाला जो है तुम्हारा बन जाता है PY। और एक S जो बचा हुआ है वो S भी इन्हीं के जैसे, क्योंकि ये भी sp3 होता है ना। देखो, सभी को बोलते हैं ये sp3 होता है, ये भी sp3 होता है, ये भी sp3 होता है, ये भी sp3 होता है। चारों जो है वो sp3 होते हैं। एक s और 3 p मिला के तो बनाते हैं संकरित कक्षक, लेकिन उन जब संकरित हो जाता है तो चारों को sp3 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 करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये कुछ बनेगा s वाला तुम्हारा कुछ ऐसे बनेगा। अब s वाला जो है ना। तो इसी को जब मैं अच्छे से लिखना चाहूँ, ये जो है अतिव्यापी हुआ, फिर 4 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो सभी डंबल जैसे बनेगा। तो इसी को देखो, मैं अब क्या करता हूँ, इसको थोड़ा अच्छी सी आकृति बनाता हूँ। अच्छी सी आकृति ऐसा बनता है कि जब हम P वाले को किसी S वाले के साथ में ओवरलैप कर रहे हैं तो ये आपस में आएगा, ये वाला इनके साथ जुड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अब 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन को मैं इसमें जोड़ रहा हूँ। ये एक हाइड्रोजन S में पहले जुड़ेगा, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन जुड़ गया, उसके बाद में PX में एक हाइड्रोजन को जोड़ देता हूँ, 2 हाइड्रोजन जुड़ गया, Y वाले में एक हाइड्रोजन को जोड़ देता हूँ, और Z वाले में एक हाइड्रोजन को जोड़ देता हूँ यहाँ पर। तो 4 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3, और ये 4 हाइड्रोजन जो है वो जुड़ चुके हैं। अब जुड़ने के बाद में आकृति कैसे बनती है उसको देखना। ये P है और ये है, ये पास में आएगा और आपस में जुड़ेगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने के बाद में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करेगा, तो ये जो चीज है वो हट जाएगा इस प्रकार से, ये ऐसा कुछ ऐसा। तो देखो, ये वाला छोटा सा दिख रहा है, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। तो फाइनली तुम देख रहे हो इनके साथ ये दोनों जो है वो सेम आकृति में था, ये इतना बड़ा और ये इतना बड़ा था। अब इनके साथ में एक S जो है वो ऐसा जुड़ चुका है, तो ये फाइनली बन जाएगा, ये वाला थोड़ा बड़ा बन जाएगा, ये वाला छोटा। आया क्या समझ में? इनके साथ में कोई दूसरा चीज जुड़ चुका है ना, तो ये बड़ा सा बन जाएगा, इसका जो बेल है बड़ा बन जाएगा, ये छोटा बन जाएगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पास हाइड्रोजन को ऐड किया है, यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड किया है, यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड किया है, यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड किया है। तो अब इनकी आकृति कैसे बनेगी
उसको देखना। इनकी जो आकृति है, चलो मैं पहले इसको एस वाले को बना रहा हूँ। तो पहले एस वाले को बनाऊंगा, तो ये कुछ एस ये वाला बड़ा पाली हो गया और ये वाला छोटा सा। ठीक, ये एस को बना चुका हूँ। अब मैं बना रहा हूँ पी एक्स वाले को बना रहा हूँ। पी एक्स को बना रहा हूँ तो ये बड़ी सी पाली हो गई और ये छोटी सी पाली हो गई। ठीक है, बेल जिसको बोलते हैं पी एक्स। अब मैं बना रहा हूँ ये वाई वाले का बना रहा हूँ, इधर हाइड्रोजन जोड़ा हूँ तो इधर को मैं ये बना दिया बड़ा सा और ये हो जाएगा छोटा सा। ठीक, और उसके बाद में अब ये जेड वाले में इधर जोड़ा हूँ तो ये हो जाएगा अपना बड़ा सा और ये हो जाएगा छोटा सा। तो ये हमारा एस वाला है, ये पी एक्स है, ये पी जेड है और ये पी वाई है। आया क्या समझ में? यस सर। समझ में आया है? तो देखो ये जो रहता है, ये जो 4 ठोक संकरित कक्षक बनते हैं, वो किसके बनते हैं? 4 संकरित कक्षक कार्बन के बन रहे हैं, है ना। 4 संकरित कक्षक कार्बन के बन रहे हैं। तो कार्बन के बन रहे हैं, अब उसके बाद में हम हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं। तो कार्बन की जब भी मैं बात करूंगा तो उसमें 4 पाली बनेगा, 4 बेल बनेंगे, 4 ऑर्बिटल बनेंगे। कौन कौन से? एक एस पी पी पी, है ना। तो 4 बनेंगे। तो जब भी मैं कार्बन की बात करूं तो क्या बनाओ, कैसे बनाओगे? कोई कार्बन का हमें ओवरलैपिंग कराना है तो सीधा सीधा ये कार्बन हो गया और एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा, ये छोटा सा, और ये एस बड़ा सा और ये भी बड़ा सा और ये छोटा सा। तो कुछ ऐसे बनाओगे। हाँ, आया क्या समझ में? 1 2 3 और 4 पाली बनाओगे कार्बन के लिए। आया बात समझ में? ये जहां एस होगा ये पी एक्स होगा, पी जेड होगा, पी वाई बनेगा। ये 4 नए संकरित कक्षक बने तो ये कार्बन की है। अब बात करते हैं कि इसमें हमने 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं तो अब हाइड्रोजन ऐसे जोड़ देंगे चारों। तो जब जब मैं कार्बन की बात करूंगा तो 4 पाली बनाओगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऐसा तुम लोगों को बोलूं फॉर एग्जांपल कि C2 और H4 करके, तो इनके बारे में बात करना है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इस ये वाले कार्बन के साथ में फिर 2 हाइड्रोजन जुड़ा है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर एक हाइड्रोजन जुड़ा है और ये दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा। आई बात समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, कार्बन की हम क्या बना रहे हैं? स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कार्बन की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा बना देंगे। कार्बन की स्ट्रक्चर ये हो गया हमारा इस प्रकार से, ये एस वाला हो गया, ये वाई वाला हो गया और ये जेड वाला हो गया। तो ये है हमारा सिर्फ कार्बन है, जो यहाँ पे ये एस है, ये पी एक्स है और ये पी जेड है और ये पी वाई है, ये एस है। ठीक है, ये हो गया। अब चाहे तो इस एस को हम इधर लिखे हैं, इस एस को हम इधर भी लिख सकते हैं ना, इसमें कोई बुराई नहीं है कि उधर ही फिक्स रहेगा करके, कोई जरूरी नहीं है ना। एडजस्टमेंट के आधार पे देखते हैं। ये बनाया हूँ वो किसका है? इस कार्बन का है। अब इन कार्बन का बनाऊंगा तो इस कार्बन का बनाऊंगा तो ये हो गया ये वाला और ये पी जेड वाला हो गया, है ना। और ये मेरा वाई हो गया ऊपर की ओर, ये छोटा सा कर देता हूँ, और ये मेरा एस वाला इधर हो गया और ये छोटा सा। तो सबसे पी एक्स पी वाई और पी एक्स ये पी जेड कर। आई बात समझ में? चाहे हम इधर की पाली को बड़े कर सकते हैं या इधर की पाली को बड़े कर सकते हैं, वो इनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो इसमें देखना, इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये मेरा एस है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। पहले हाइड्रोजन को मैं किस में डालता हूँ? एस वाले में डालता हूँ पहले। तो एस वाले के साथ में पहले हाइड्रोजन को मैंने ऐड कर दिया। दूसरे हाइड्रोजन को उसके बाद में ये पी एक्स तो इनके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, तो दूसरे को मैं पी वाई के साथ में कर दूंगा, तो ये हाइड्रोजन हो गया। उधर भी यहाँ पे एक हाइड्रोजन एस के साथ हो गया और इधर भी वाई के साथ में एक हाइड्रोजन हो गया। तो देखो इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्यों ऐसा बनेगा? क्योंकि जब अक्षीय अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और पार्शियली अतिव्यापन होता है तब बनता है पाई बॉन्ड। तो यहाँ पास देखो ये पी एक्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और बन चुका है, तो अक्षीय अतिव्यापन हो रहा है ना। तो पी एक्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड। अब बच गया है पी जेड वाला बचा है। तो पी जेड वाला जो है वो ये जो है पास आने से यहाँ पास ऐसे एक
बॉन्ड बनाएगा, इस बॉन्ड को बनेंगे पाई बॉन्ड करके बोलते हैं, पाई बॉन्ड। तो देखो पीजेड वाली मतलब एक पाली जो है वो बना हुआ है, एक पाली बना है तो कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, सिर्फ एक बनेंगे, ये नीचे और ऊपर दोनों जगह मत लिख देना, है ना। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कैसे बनेगा, अच्छा यदि ये पी वाई वाला छूटा रहता दोनों तरफ, हाइड्रोजन नहीं जोड़ते बाय द वे, तब क्या होता, पी वाई वाला भी आपस में ओवरलैप करता और फिर बनता दूसरा बॉन्ड बनता पाई वाला। तो इसको हम दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, और इसी तरीके में ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड करके। तो एक पाई है ये वाला है, और एक सिग्मा है ये वाला है, ये इनके बीच वाला ये वाला सिग्मा है, इन दोनों का तो एक साथ ही लेते हैं, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड। आया क्या समझ में, इसका क्या नाम है C2H4 का, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं, एथिलीन, है ना, ये होता है एथिलीन। इतना समझ आया बच्चों? यस सर। हाँ ठीक, कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। संकरण पर लिए, और क्या है, मिथेन अणु का बनना हो गया। अभी जो मैं बता रहा था उसमें, हाँ इसमें जब एसिटिलीन की बात, हाँ, हम लोग पढ़ चुके मेथेन के बारे में पढ़ चुके हैं, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़े। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मेथेन में होता है, मेथेन में होता है तो इनकी जो संरचना होती है वो समचतुष्फलक होती है, आकृति जो होती है वो समचतुष्फलक, समचतुष्फलकीय आकृति बनती है ना, इसकी समचतुष्फलकीय आकृति बनती है। और इनके जो बॉन्ड एंगल होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो मेथेन में बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री और 28 मिनट करके होता है, इसको बोलते हैं बंध कोण, बॉन्ड एंगल। आया क्या समझ में, ये मेथेन के बीच में ऐसा है, जिसमें एक S और दो P अतिव्यापित करते हैं, तो इसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन करके बोलते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, अभी हम लोग दिखा रहे थे कि किसमें एग्जांपल था, C2H4 का एग्जांपल था, इसके बीच में हम कार्बन का दिखा रहे थे, ये जो है तो एक हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ा था S के साथ, और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इनके साथ जुड़ा था PY के साथ में, और इनके बीच में फिर से ओवरलैप हुआ था, और ये इस प्रकार से, ये S वाले के साथ एक हाइड्रोजन और Y वाले के साथ में एक हाइड्रोजन। तो इसमें भी जब हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो देखना ये S वाला है, ये S वाला, और ये PY है, और ये PX है। तो कौन कौन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक S जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये PX एक P और ये P दो P का स्क्वायर, ये दोनों जो है वो हाइब्रिडाइजेशन बनाने में, बंद बनाने में, अतिव्यापन करने में एक S और ये दो P जो है वो पार्टिसिपेट किया है। तो इनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 का हाइब्रिडाइजेशन है ना। और इसी में sp हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन में ये एथिलीन है, एसिटिलीन के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसिटिलीन C2H2, ये होता है एसिटिलीन, एथिलीन एसिटिलीन, है ना, जिसको हम बोलते हैं जब इनके बीच में बॉन्ड रहता है कार्बन, और ये इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड कार्बन, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जब डबल बॉन्ड बनता है तो इसको हम बोलते हैं एल्कीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा जब सिंगल बॉन्ड रहे कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो इनको हम बोलते हैं, जब सभी के बीच में सभी के साथ सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम बोलते हैं एल्केन बोलते हैं, एल्केन। और जब डबल बॉन्ड दिखे तो हम इसको बोलते हैं एल्कीन बोलते हैं, एल्कीन। और जब ट्रिपल बॉन्ड बने, देखना ये कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया, और इनके साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इधर भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दो कार्बन दो हाइड्रोजन,
तो अब कार्बन की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो 4 होती है। तो एक ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली 1 2 3 इधर होगा, तब 4 जो है वो सेटिस्फाई होगा। वैसे ही इस कार्बन का 3 इधर से और 1 इधर से 4। तो यहाँ पर जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो इसको हम बोलते हैं एल्काइन। एल्काइन है ना। एल्काइन। तो इसको हम बोलेंगे, ये एथिल से बनता है, एथिल C2H5 C2H6 जो होता है वो एथेन होता है। तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड हो रहा है, तो इसलिए इसको हम एथीन करके बोलते हैं, है ना। एथीन या एथिलीन करके बोलते हैं, इन करके आ रहा है इन। और इसको बोलते हैं हम एसिटिलीन बोलते हैं, है ना। एसिटिलीन C2H2 को बोलते हैं एसिटिलीन बोलते हैं, या इसी को हम बोलेंगे एथाइन करके बोलेंगे, है ना। एथाइन बोलेंगे क्योंकि आइन करके आ रहा है एल्काइन, तो एथाइन करके बोलेंगे, या इसी को सामान्य नाम इसका होता है एसिटिलीन, है ना। और इसका होता है एथिलीन। ये चीज आया समझ में। तो इनके बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो ये कार्बन है, कार्बन में मैंने बना दिया ये PZ वाला हो गया, ये PZ वाला हो गया, और उसके बाद में ये PX वाला हो गया, ये इधर ये छोटा सा बन जाएगा PX वाला। इधर मैं Y को बना देता हूँ PY को, और ये इधर S को बना देता हूँ यहाँ पर। तो ये S हो गया, ये PY हो गया, ये PZ हो गया, और ये वाला हो गया PX हो गया। ये कार्बन का हो गया। एक दूसरा और कार्बन है, तो दूसरे कार्बन के साथ में ये बना देता हूँ ये S, ये इस पर। तो इसको मैं बोल दूंगा ये मेरा P का Y है, PY है, और ये मेरा हो जाएगा S है, और ये P का Z है, और ये P का X है। ठीक। तो देखो जब हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जो है वो इनके इस कार्बन के साथ में जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ में। तो किसके साथ जुड़ता है? S वाले के साथ जुड़ता है ना। पहले मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन जो है पहले S वाले में जाता है, इलेक्ट्रॉन S में जाता है, उसके बाद में P में जाता है। तो सबसे पहले वाले को हम S के साथ एक हाइड्रोजन को ऐड कर दिए, वैसे इधर भी S के साथ में एक हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। तो हाइड्रोजन को ऐड करने की वजह से इधर बड़ी पाली बना और इधर छोटी पाली बना है ना। और इधर बड़ी पाली बना है, इधर छोटी पाली बना है। लेकिन यहाँ पर देखना PY जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया है। PY तो कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होकर ये जो एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो और इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पास ये S पार्टिसिपेट किया है और ये P वाला पार्टिसिपेट किया है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, है ना। एक कार्बन में, इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में भी ये S वाला पार्टिसिपेट किया है, ये P वाला पार्टिसिपेट किया है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, है ना। अब बात करते हैं ये जो PY वाला है, ये PY वाला है वो चुपचाप बैठा है। तो Z वाला जो है वो Z के साथ में, Z वाला Z के साथ में ओवरलैप पाशर्विक अतिव्यापन करेगा, तो इसके बीच में पाई बॉन्ड बनेंगे। और वैसे ही ये जो Y वाला है वो Y के साथ में पाशर्विक अतिव्यापन करेंगे, Y के साथ, तो एक और पाई बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड कितने बने? एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पास, एक पाई बॉन्ड यहाँ पास, एक पाई बॉन्ड यहाँ पास, तो 1 2 3। तो इसी को लिखते हैं 1 2 3। जहां ऊपर वाला पाई बॉन्ड, नीचे वाला भी पाई बॉन्ड, और बीच का एक सिग्मा बॉन्ड, इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड। तो यदि पूछा जाए कि बताइए कि एसिटिलीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड बनते हैं करके, तो काउंट कर लेना, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। वैसे ही एथिलीन का पूछे तो बता सकते हो 1 2 3 4 और 1 5, 5 सिग्मा बॉन्ड बनता है, 1 पाई बॉन्ड बनता है। वैसे इनका बता सकते हो कि 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं लेकिन एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनता है। तो ये होता है एल्केन, एल्किन, एल्काइन। याद रखना, किसी भी चीज में डबल बॉन्ड दिखे तो वो होता है एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो वो होता है एल्काइन। ठीक, इतना स्पष्ट हो गया होगा। हाँ, अब हम बात करते हैं बंध लंबाई, बंध कोण और बंध ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ जिसको बोलते हैं, बंध कोण और बंध ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। ठीक, पहला, दूसरा और ये तीसरा। सबसे पहले बात बोलते हैं बंध लंबाई के बारे में बोलते हैं।
बंध लंबाई क्या चीज होता है कि कोई परमाणु है वो किसी दूसरे परमाणु के साथ में जुड़ा हुआ है, साझा करके इलेक्ट्रॉन को साझा करके एक बॉन्ड बनाया गया है। तो इसी बॉन्ड की जो इसी बंध जो बनाते हैं, साझा करते हैं, उसकी जो लंबाई होती है इसी को हम बोलते हैं बंध लंबाई बोलते हैं, बंध लंबाई करके बोलते हैं, है ना। और अब आता है बंध कोण जो होता है। बंध कोण क्या होता है, उसमें हमें ऑब्वियसली 3 परमाणु लेना पड़ेगा बंध कोण के लिए, 1 2 और एक तीसरा आएगा, तब जाके यहाँ पास एक एंगल बनेगा, है ना। दो एडजेसेंट, दो साइड्स से, दो भुजाओं से मिलके एक एंगल बनता है ना। तो इसके लिए हमें 3 चीज लेना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं हम बंध कोण। बंध कोण जो होते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड जो होते हैं, एडजेसेंट साइड जो होते हैं उनके बीच में एक एंगल बनता है, उसी को हम बोलते हैं बंध कोण बोलते हैं, बंध कोण। इसको हम थीटा से डिनोट कर देंगे, थीटा से बंध कोण होते हैं। और वैसे ही बंध ऊर्जा क्या होती है, बंध ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी बॉन्ड को बनने में, कोई भी बंध को बनने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या किसी बंध को टूटने के लिए, किसी बंध को टूटने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा चाहिए रहती है, उसको हम बोलते हैं बंध ऊर्जा। किसी भी चीज का जब बंध ऊर्जा निकालेंगे, तो बंध ऊर्जा निकालेंगे तो अत्यंत पॉजिटिव चीज है ये, और ये अत्यंत पॉजिटिव चीज है, ये वाला अत्यंत नेगेटिव चीज है। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग रहेगी वो एकदम मजबूत रहेगी, मजबूत बॉन्ड। तो इनसे हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें थोड़ा ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा। तो कितना ऊर्जा की जरूरत पड़ रहा है उसी को हम नापेंगे, इतना किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है, वो होती है बंध ऊर्जा। तो कोई बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा या कोई बंध बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो जरूरत पड़ती है वो बंध ऊर्जा होती है। तो ये तीनों स्पष्ट हुआ क्या, बंध लंबाई, बंध कोण और बंध ऊर्जा क्या होती है। यस सर। हाँ, अब है आगे लंबाई को हम एंगस्ट्रम में नापते हैं, लंबाई को एंगस्ट्रम में नापते हैं। तो बंध लंबाई बता रहा हूँ, जैसे कार्बन, एक आध कुछ याद रख लेना, कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड बने रहे, कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड बने रहता है तो इनकी जो बंध लंबाई होती है, ये बंध लंबाई जो होती है, बंध लंबाई वो होती है 1.54 एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम जो होता है, एक एंगस्ट्रम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है ना। या इसी को एक एंगस्ट्रम इक्वल टू सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर करके होता है। तो इसको मत याद रखना, मीटर में ही याद रखना ज्यादा बेटर। एक एंगस्ट्रम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर, और इनके बीच की जो बंध की लंबाई होती है, 1 मीटर तो जानते हो तुम लोग, 1 मीटर इतना बड़ा होता है, और उसके बाद में आधा मीटर बोलूं तो इतना डिस्टेंस बोल सकते हो आधा मीटर के, और उसके बाद में और कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं, ये पूरा माइनस में चला गया है। इसको 10⁻⁻10 का मतलब होता है 1/10⁻10। तो यहाँ पर 1/10 में इसमें 10 ठोक जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 करके 10 ठोक जीरो लगेंगे, तो कितनी वैल्यू आएगी 0.0000010 बार के बाद फिर 1 करके आएगा इसकी वैल्यू। अब उसको मल्टीप्लाई करना है 1.54, तो बहुत छोटी डिस्टेंस है, बहुत छोटी डिस्टेंस है। तो इस प्रकार कार्बन और कार्बन के बीच में जो लंबाई होती है ना, वो हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देती है, तो इसके लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। तो इसकी बंध लंबाई जो होती है बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, है ना। तो कितनी छोटी होती है, तो इतनी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। अब होता यह है कि एक बंध से जो चीज है बंधे हुए हैं, अब उनके बीच में यदि डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, इसका मतलब पाई पाई का अतिव्यापन हुआ है, तो थोड़ा सा और सिकुड़ेगा। तो जब कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड बनता है तो और आकर्षण बल मजबूत हो जाता है, जिसको आकर्षण बल मजबूत हो जाता है तो इनकी बीच की बॉन्ड की लंबाई जो है थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, तो कम होता है, तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है तब। अब यदि ट्रिपल बॉन्ड बन जाए कार्बन कार्बन के बीच में तो और सिकुड़ जाएगा, तो उनकी लंबाई जो है कम हो जाएगी, तो 1.20 एंगस्ट्रॉम करीब हो जाती है। तो ये याद रख लेना, कार्बन कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड लंबाई होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.3 एंगस्ट्रॉम। और अब इसकी बंध ऊर्जा जो होगी, किसकी बंध ऊर्जा ज्यादा होगी, किसकी बंध ऊर्जा कम होगी।
तो यहाँ पास है बंद ऊर्जा के बारे में बोले हैं किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा या कोई बंद बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो यहाँ से हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यदि बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तब क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो कुछ ऊर्जा दिए और बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया। तो इनकी जो ऊर्जा है वो जितना भी रहा होगा, है ना, मान लो x किलो कैलोरी करके रहा होगा, x किलो कैलोरी ऊर्जा रहा होगा उसमें, या x जूल करके बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो क्या है, एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना ऊर्जा देने की जरूरत पड़ रहा था उतना तो पड़ेगा ही, उसके साथ साथ ये दूसरे बॉन्ड को भी ब्रेक करना है तो हमें इससे तो कुछ ज्यादा ऊर्जा देने की जरूरत पड़ेगा, x प्लस x से थोड़ा ज्यादा ऊर्जा देने की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी बंद ऊर्जा जितनी रहेगी उनसे थोड़ा ज्यादा ही रहेगा इनकी बंद ऊर्जा, है ना। और वैसे ही ये इसके बीच में तीन तीन बॉन्ड बने हुए हैं तो इस प्रकार एक और ये दो और इनसे भी ज्यादा इसको एनर्जी देने की जरूरत है, तब जाके वो तीनों बॉन्ड जो है वो ब्रेक होंगे। तो इस प्रकार जब हम बात करते हैं कि बॉन्ड जो है जब बढ़ते जाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड बढ़ते जाता है तो उनकी बंद ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब इसके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है, मेथेन वाला जो होता है सिंगल सिंगल बॉन्ड से बंधा था, इसके बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3, इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको तुम लोग समझ सकते हो कि जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अपेक्षा जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसकी बंद ऊर्जा जो है वो ज्यादा होगी। आई बात क्या समझ में, देख लो, है ना। और sp2 की अपेक्षा sp हाइब्रिडाइजेशन जिसमें होता रहेगा उसकी बंद ऊर्जा जो है वो उनसे भी ज्यादा होगी। आया समझ में? ठीक, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड जो है वो सिकुड़े रहते हैं। इनके आकार के बारे में बात करेंगे, इनके आकार, परमाणविक त्रिज्या के बारे में बात करेंगे, है ना। इनके आकार के बारे में बात करेंगे तो होता ये है कि जब बॉन्ड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो सिकुड़ा रहता है, तो इनके आकार जो है वो छोटे होते हैं, और इनके आकार थोड़े से बड़े होंगे और इनके आकार थोड़े से उनसे बड़े होंगे, क्योंकि बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये सब चीजें हैं। तो ये बंद लंबाई, बंद कोण और बंद ऊर्जा के बारे में हो गया। इतना चीज समझ आया है? यस सर। ठीक, अच्छा, इसमें एक चीज छूटा है, एक चीज ये छूटा है कि जब हम C2H4 की बात कर रहे थे तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन और ये इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और ये इधर हाइड्रोजन, तो इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है तुम्हारा 120 डिग्री का होता है। बॉन्ड एंगल जो होते हैं 120 डिग्री का होता है। इसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो इसमें बॉन्ड एंगल जो होते हैं 120 डिग्री होता है। जैसे हम हाँ, एक चीज किसमें देखे थे, BCl3 का देखे थे क्या, बोरान, बोरान, इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, इसको लिखेंगे कैसे, 1s2 2s2 और 2p1 करके लिखेंगे, है ना। तो ये जो है लगभग समान ऊर्जा वाले पार्टिसिपेट करेंगे, तो लगभग समान ऊर्जा, तो यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन और इधर 1 इलेक्ट्रॉन, और सिंगल रहेगा, उत्तेजित अवस्था में लाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, और ये चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पास 3 संकरित कक्षक बने, इसका मतलब एक S है और 2 जो है वो P है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो इसमें एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन, 3 क्लोरीन जो है वो जाके जुड़ेगा, तो बनेगा क्या, BCl3 करके बनेगा। तो इनकी जब पालियां बनाएंगे तो कौन कौन पार्टिसिपेट किया है, S पार्टिसिपेट किया है, PX पार्टिसिपेट किया है, Py वाला पार्टिसिपेट किया है। तो कार्बन का हम कैसे बनाते हैं, कार्बन का ये Z हो जाता है, ये PX वाला हो जाता है, ये S वाला हो जाता है और ये Y वाला हो जाता है, Y वाला हो जाता है। तो इसमें ये हो गया PY, ये PZ, ये S हो गया और ये PX हो गया। तो इनके बीच में देखो, सबसे पहले S वाले के साथ में जुड़ता है, तो S वाले के साथ में एक क्लोरीन जुड़ गया, है ना, S वाले के साथ एक क्लोरीन जुड़ गया, S वाले के साथ एक क्लोरीन जुड़ गया, और इसको हम PX, X के साथ में एक क्लोरीन जुड़ गया, और
पी, वाई वाले के साथ में एक क्लोरीन जुड़ गया, एक क्लोरीन जो है वो तीनों जो है वो जुड़ते हैं तो क्या होता है, इनके बीच में कुछ बॉन्ड बन रहे हैं। तो बीच में क्या चीज है, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक्चुअल में कार्बन ले लिया हूं ना, BCl3 के बारे में बात कर रहा हूँ, BCl3 के बारे में बात कर, तो बोरॉन की बात करता हूं। तो बोरॉन में जो है, बोरॉन में 1 2 3 sp और ये 2 है, 2 पालियां जो है वो ठीक, अरे मैं तो ठीक बोल रहा था, ये ठीक बोल रहा था कि spp, इनके हाइब्रिडाइजेशन की पालियों के बारे में मैं बताना चाह रहा था। तो एक जो है वो इसके साथ ऐड हुआ, कितने क्लोरीन है, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, और ये इनके साथ में तीसरा क्लोरीन, इस प्रकार। तो जब अभी क्लोरीन का स्ट्रक्चर मैं बता रहा था, तो ये पास में था, इस वाले में मैं नहीं ऐड किया था, इसमें ऐड किया था, क्लोरीन क्लोरीन और ये क्लोरीन को ऐड किया था। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं ना, तो एक दूसरे को ये रिपल्स भी करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और तब तक प्रतिकर्षित करते हैं कि एक दूसरे के वो रेंज से बाहर ना चला जाए। तो ये यहाँ पास जो है वो प्रतिकर्षण होगा और ये कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाएंगी। ये उधर नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, बोरॉन के ऐसी देखे होंगे संरचना, Cl और ये Cl, इस प्रकार से देखे हो क्या। तो इनके बीच में जो ये वाला और ये वाला, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री का होता है। वो कैसे पता चला कि टोटल जो होते हैं किसी सर्कल का, उसका 360 डिग्री होता है, एंगल 360 डिग्री होता है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ईच जो है वो 120 डिग्री का होगा, 120 का 120। तो एक्चुअल में वो हुआ कैसे था, यहाँ पास में था, वो होता है रिपल्सन, और रिपल्सन तब तक हुआ कि ये इनके रेंज से बाहर चला गया और ये इनके भी रेंज से, तो तीनों तरफ से साम्यावस्था जनरेट हो जाना चाहिए, तब तक वो प्रतिकर्षित करता है ना। तो इनसे क्या सीखे कि इनके बीच में जो एंगल है 120 डिग्री का होता है, जब sp2 संकरण होता है तो 120 डिग्री का। वैसे ही हम बात कर रहे हैं, अभी हम एसिटिलीन के बारे में बता रहे थे ना, सॉरी एसिटिलीन नहीं, एथिलीन के बारे में बता रहे थे। अब है C2H2 के बारे में बता रहे थे। तो यहाँ पास ये ट्रिपल बॉन्ड, इधर जो है वो हाइड्रोजन, इधर जो है वो हाइड्रोजन। तो इसमें कौन कौन सा पार्टिसिपेट किया था, इसके बीच में sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ था, हुआ था। तो इनके बीच में एंगल की बात करेंगे, तो देखो ये एक पैरेलल दिख रहा है क्या, क्या हो गया, C2 कार्बन लिखना भूल गया, हाँ। तो इसमें ये जो है वो एक पैरेलल दिख रहा है, मतलब कि एक लाइन के जैसा दिख रहा है, ऐसा लाइन, और इनके बीच में, इसके और इसके बीच में एंगल कितने बन रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल बन, आया समझ में। तो C2H2 में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसमें एंगल बनता है 180 डिग्री का, और इसमें 120 डिग्री का, और मेथेन में हम 109 डिग्री और 28 मिनट का बनता। आया क्या समझ में बॉन्ड एंगल के बारे में, ठीक। और मैं एक चीज बताया हूँ क्या, कि ये जो बंध बनते हैं उसके बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो जब बॉन्ड पेयर होता है, बॉन्ड पेयर रहे, और उसके बाद में यदि एक जो है वो बॉन्ड पेयर रहे और दूसरा जो है वो लोन पेयर रहे, और यदि दोनों जो है वो लोन पेयर रहे, ये सब क्या है, बॉन्ड पेयर का मतलब होता है कि कोई परमाणुओं के बीच में साझा करके, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो बंध बनता है, उनके जो पेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, बंध युग्म बोलते हैं, है ना। और ये जो लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर का मतलब होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो भी तो बॉन्ड बनाता है। तो देखो जब हम किसकी बात करते हैं, H2O, पानी की बात करते हैं, तो यहाँ पास हम डालते हैं ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर होना चाहिए था। तो इसको हम संरचना लुईस प्रतीक से दिखाएंगे, हाइड्रोजन का ये लुईस प्रतीक सिंगल हो गया, और ऑक्सीजन का यहाँ पास सिंगल, और ऑक्सीजन का ये सिंगल, ये हाइड्रोजन का हो गया। तो अब इसमें कितने बचे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8,
पहले वाले में 2 भरते हैं और दूसरे वाले में 6 भरते हैं, तो 2 और 6 8 हो गया। तो ये 6 जो है वो ऑक्सीजन पर लुईस प्रतीक के रूप में दिखता रहता है। तो 2 यहाँ पास हो गया, 2 2 4 और ये 2 6, ये 2 6 करके तो 6 हो गया, है ना। अब इस 6 को जरूरी नहीं है कि हम नीचे भी रखें, ऐसा भी रख सकते हैं, यहाँ पास 2 और यहाँ पास 2 कर, इनके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो इसका अष्टक जब पूरा करना रहे, अष्टक पूरा करना रहे तो 2 2 4 5 6 7 और 8, तो ये सब मिलके इनका अष्टक कंप्लीट होता है। वैसे हाइड्रोजन का द्विक कंप्लीट करना हो तो ड्यूल कंप्लीट करना हो तो ये दोनों मिलके हाइड्रोजन का कंप्लीट हो रहा है ना। इस हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो रहा है। तो इनमें देख रहे हैं हम, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए था वो ऐसे स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होना चाहिए था, 180 डिग्री का होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पास है क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ऑक्सीजन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर से बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के साथ बना है, इधर बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के साथ बना है। तो देखो लोन पेयर जो होता है ये होता है लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जब पास पास में होते हैं तो ये एक दूसरे को भी प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव नेगेटिव चीज में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये दोनों जो है वो आपस में रिपल्स करेंगे, रिपल्स करेंगे तो ये इधर की ओर जाएगा, यहाँ पास कहीं पहुंच गया तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो ये वाला इनको प्रतिकर्षित करेगा, तो हाइड्रोजन इधर आएगा, है ना। ये कुछ इस प्रकार से हो गया, हाइड्रोजन इधर चला गया, रिपल्स कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है, तो ये वाला उधर चला गया है, आपस में प्रतिकर्षित करेगा। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है इनसे प्रतिकर्षण होने के बाद में ये भी इधर पास में चला जाएगा इधर की ओर, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इनके करीब आया तो इसको फिर रिपल्स करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस प्रकार से लोन पेयर के बीच में भी प्रतिकर्षण हुआ, बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण हुआ, और जब तक वो साम्यावस्था में आए ऐसी डिस्टेंस को कवर करके वो रुक जाता है। तो इनके बीच की जो एक्चुअल में 180 डिग्री होना चाहिए था, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में इधर हाइड्रोजन 180 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन वो 180 डिग्री नहीं होता है रिपल्सन होने की वजह से, और डबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इनकी जो एंगल है 105 डिग्री ऐसा कुछ हो जाता है, 105 डिग्री और पॉइंट में 4 ऐसा कुछ होता है, या 104 डिग्री और पॉइंट में कुछ होता है ना। तो इनकी जो आकृति होती है वो एक तो रेखिक होना चाहिए था, रेखिक, वो रेखिक ना होके वी शेप में हो जाता है, वी शेप में हो जाता है, वी आकृति हो जाती है इसकी, ये पानी के अणु की, है ना। तो ये चीज आया, तो देखो प्रतिकर्षण हुआ। तो इसी चीज को मैं बता रहा था कि बॉन्ड पेयर किसको बोलेंगे, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, तो ये होता है बॉन्ड पेयर। ये ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन है, इसके बीच में एक बना है बॉन्ड पेयर। अब ये वाला जो है इनको यदि प्रतिकर्षित करता है तो इसको हम, यहाँ पास भी बना है बॉन्ड पेयर और यहाँ पास भी बना है बॉन्ड पेयर, तो इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। और ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है हमारा बॉन्ड पेयर, इसके बीच में बॉन्ड पेयर बना है, तो इन दोनों के बीच में भी प्रतिकर्षण होता है, तो इसको हम बोलते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर करके बोलते हैं, है ना। ये लोन पेयर, अब ये लोन पेयर और ये लोन पेयर हो गया, दोनों के बीच में भी प्रतिकर्षण होता है, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, उसको हम बोलते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर और लोन पेयर होता है वो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित करता है। याद रखना ना, इनके ऑर्डर क्रम जो है याद रखना कि लोन पेयर जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित करता है, उनकी अपेक्षा बॉन्ड पेयर लोन पेयर जो होते हैं वो थोड़ा सा कम करते हैं, और सबसे कम जो है वो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आने की वजह से वो आकृति को बहुत चेंज कर देता है, तो इसलिए इनके बीच में एंगल जो है, अच्छा यहाँ से रिपल्सन हुआ तो एंगल जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये चीज समझ आया क्या। तो मैं यदि तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूं, बताओ बॉन्ड पेयर लोन पेयर में किसमें प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है, तो क्या बताओगे। लोन पेयर लोन पेयर और लोन पेयर। हाँ, जिसमें बीच में लोन पेयर होता है, और लोन पेयर क्या होता है, समझ गया क्या। इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसको बोलते हैं लोन पेयर, समझे, समझ आया बच्चों। हाँ यस सर। ठीक, बहुत अच्छी बात है, समझ जाना। ये सब जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की गहराई है ना, इन सब चीज को गहराई में जाना, ज्यादा डूबना मत, ऊपर से तैर के भी नहीं निकलना है, थोड़ा सा देख के जाना है। बंद कोण के बारे में हो गए, बंद ऊर्जा के बारे में हो गए, और
उसके बाद में हम बात करते हैं, तुम लोगों के सिलेबस में है सहसंयोजक यौगिकों में आवेश वितरण करके है। सहसंयोजक यौगिकों में आवेश वितरण। आवेश का वितरण, आवेश के वितरण के अंतर्गत आता है, इसमें आवेश का जो वितरण होता है उनके तरीके होते हैं, उस तरीकों के आधार पे हम बात करते हैं। इसमें 4 चीजें होती है। सबसे पहली बात तो एक स्थायी आवेश का वितरण होता है और दूसरा होता है अस्थायी आवेश का वितरण होता है। स्थायी का मतलब क्या होगा कि वो जो है आवेश को वितरित करने के बाद, आवेश अपने चार्ज को किसी दूसरे को देने के बाद में स्टेबल हो जाता है, इसको हम बोलते हैं स्थायी आवेश का वितरण। और ये अस्थायी आवेश का वितरण होता है जिसमें अपने चार्जेस को देने के बाद या देने के बाद भी वो स्थायी नहीं हो पाता है। तो इनके अंतर्गत जो होता है वो 4 ठोक प्रभाव आता है, 4 प्रभाव आता है। ये एक होता है प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट आता है। दूसरा होता है प्रेरणिक प्रभाव और होता है मुक्त मूलक वाला होता है, एक अनुनाद का प्रभाव तो है। प्रेरणिक प्रभाव होता है, एक होता है मेसोमेरिक प्रभाव होता है, मेसोमेरिक प्रभाव होता है, एक होता है संयुग्मन प्रभाव होता है जिसको कंजुगेशन बोलते हैं, और एक होता है अति संयुग्मन। अति संयुग्मन ये होता है हाइपर कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन होता है, मेसोमेरिक होता है और इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो इसके अंतर्गत स्थायी प्रभाव के अंतर्गत 4 चीजें आती है, जिनमें से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी पहला प्रेरणिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अस्थायी के अंतर्गत 2 प्रभाव आते हैं। अस्थायी के अंतर्गत आता है, एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव आता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव करके आता है, एक होता है इंडक्टोमेरिक। हाँ, तो एक आता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव आता है और दूसरा होता है इंडक्टोमेरिक प्रभाव आता है। तो ये जो सहसंयोजक अणु जो होता है जिसमें अपने इलेक्ट्रॉनों को, सहसंयोजक यौगिक में आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण करता है तो वो 2 तरीके से करता है। एक वितरित करने के बाद स्थायी हो जाता है और एक वितरित करने के बाद भी वो स्थायी नहीं होता है। तो स्थायी जो होता है उसके अंतर्गत आता है 4 चीजें, प्रेरणिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, संयुग्मन प्रभाव, अति संयुग्मन प्रभाव, और अस्थायी के अंतर्गत 2 चीजें आती है, जिसमें हम पहला पढ़ने वाले हैं प्रेरणिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेरणिक प्रभाव क्या चीज होती है उनके बारे में बात करते हैं। प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट क्या चीज होती है? तो प्रेरणिक प्रभाव में ऐसा है कि जब सहसंयोजक बंध बना होता है, किसी परमाणुओं के बीच में जब सहसंयोजक बंध बना होता है तो उनके बॉन्ड में यदि नेगेटिव चीज रहे, जो ज्यादा नेगेटिविटी चीज रहता है, वो उन दोनों के साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का गुण रखता है। उस गुण को ही बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव करके बोलते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पास एक कार्बन है, जैसे मेथिल ग्रुप है CH3, और यहाँ पास क्लोरीन है, मेथिल क्लोराइड जिसको बोलेंगे। तो ये जो CH3 है, इनमें इसको H3 को इधर लिख देता हूँ, ये कार्बन और इसके बीच में क्लोरीन। तो यहाँ पास ये अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बना हुआ है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को, इसके इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर खींचने की प्रवृत्ति रखता है, खींचने की प्रवृत्ति रखता है। तो इसी को हम बोलते हैं, ये जो गुण होता है उसी को हम प्रेरणिक प्रभाव करके बोलते हैं। प्रेरणिक प्रभाव, एक प्रभाव पड़ा है दूसरे। अब ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है करके वो चीजें होता है ऐसा नहीं है।
है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो होता क्यों है? तो वो उनके आकार की वजह से होता है। आकार की वजह से होता है कि ये जो क्लोरीन है वो साझे के इलेक्ट्रॉन के नाभिक उनके बहुत पास में रहता है और इनका नाभिक जो है वो दूर में रहता है। तो इनको इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, दूर में है आकर्षण कम लगे, इसमें आकर्षण ज्यादा लगेगा, तो इसलिए ये दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि वो नेगेटिविटी है, खींच लिया है अपनी ओर और इसमें आंशिक धनावेश आ गया है करके। तो ये जो खींचने की प्रवृत्ति होती है इसी को हम बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव करके बोलते हैं। तो ये जो प्रेरणिक प्रभाव जो होता है वो कार्बन की श्रृंखला में होती है। कार्बन श्रृंखला जैसे कार्बन 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 करके बहुत सारे। अब इनके साथ एक जुड़ चुका है, क्लोरीन का नेगेटिव जुड़ा, क्लोरीन क्लोरीन जुड़ चुका है, क्लोरीन जुड़ा है तो इसकी प्रवृत्ति क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। ये इलेक्ट्रॉन को खींचने के बाद इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी और इसमें आंशिक धनावेश करके आ जाएगा। जब इसमें आंशिक धनावेश हो गया मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, इलेक्ट्रॉन को अपन बाहर निकाल चुके हैं, तो ये फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसमें और जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आ जाएगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो फिर ये इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आ जाएगी, फिर ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करके आता जाएगा और ये प्रोसेस जो है वो चलते रहता है। तो ये जो जिस प्रभाव से इलेक्ट्रॉन को खींचता है उसी प्रभाव को बोलते हैं हम प्रेरणिक प्रभाव और ये कार्बन की श्रृंखला चैन में दिखाई देती है। लेकिन होता यह है कि यदि हम ये कार्बन 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 करके बहुत सा बढ़ा दें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को वो खींचता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। कब तक खींचता है? जब तक इस नेगेटिविटी का प्रभाव जो है वो यहाँ तक रहे तब तक वो खिंचाता है। लेकिन जब डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो कुछ समय ऐसा आएगा कि इस क्लोरीन का जो नेगेटिविटी का जो आकर्षण है वो यहाँ तक ना पहुंच पाए। तो इसलिए कार्बन की जो श्रृंखला में कुछ स्टेप के बाद में लगभग 3 या 4 कार्बन के बाद में इनका प्रभाव जो है वो कम होने लग जाता है। क्या, कौन सा प्रभाव? प्रेरणिक प्रभाव जो है वो कम होने लग जाता है। तो क्या बोलोगे? प्रेरणिक प्रभाव का डेफिनेशन तो बता दिया मैं कि ये जो नेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति रखता है, उसको हम प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं। और प्रेरणिक प्रभाव जो होता है वो कार्बन के तीसरे या चौथे कार्बन तक प्रभावित रहता है, उसके बाद वाले कार्बन पर वो अपना प्रभाव जो है वो कम कर देता है, नहीं रहता। तो ये है प्रेरणिक प्रभाव के बारे में। ये जो प्रेरणिक प्रभाव जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव और दूसरा होता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। अब धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव किसको बोलेंगे और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव किसको बोलेंगे? अच्छा, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन कार्बन से ही जाता है वाली बात नहीं है ना, कार्बन से ही जाता है ऐसी कोई बात नहीं है। बात ऐसा है कि यहाँ पास ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन करके ये एक श्रृंखला है और यहाँ पास कोई पॉजिटिव चीज जुड़ा हो, यहाँ पास क्या चीज जुड़ा हो? कोई पॉजिटिव चीज जुड़ा, मान लो ये ए है, ए कैसा है? पॉजिटिव नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये पॉजिटिव नेचर का है, मतलब पॉजिटिव नेचर वाली बात नहीं है। बात ये है कि यदि ये कार्बन का यहाँ पास हुआ और ये जिनके साथ में मिलके बना हुआ है वो जो है उनका आकार बड़ा है, बाय द वे ये ए है और ये कार्बन है। अब इनका आकार बड़ा हुआ तो ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? साझे के इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? कार्बन खींचेगा। तो इसका मतलब ए से जो है वो कम होगी तो ए से कार्बन की ओर ऐसा जाने लग जाएगा, है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच चुका है तो इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अच्छा खींचने की वजह से इसमें पॉजिटिविटी आता है। ये नहीं कि ये कोई चीज पॉजिटिव चीज जुड़ा है, ये नहीं, आकार पर डिपेंड करता है, खींचने की वजह से उसमें पॉजिटिविटी आती है। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो अब कार्बन पर नेगेटिविटी आ जाएगी पार्शियली, फिर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पास नेगेटिव हो गया, एक्स्ट्रा हो गया तो इधर की ओर जाएगा तो यहाँ पास फिर नेगेटिविटी आ जाएगी, इधर फिर नेगेटिविटी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का जो है देखो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया, अभी डायरेक्शन जो है वो इधर की ओर था और अब डायरेक्शन इधर की ओर है। तो ये दोनों जो है प्रभाव जो रहता है उसको हम प्रेरणिक प्रभाव ही बोलते हैं। लेकिन अब मैंने बात किया था इसके अंतर्गत इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट किसको बोलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है, आवेश का जो वितरण है वो ग्रुप से सिस्टम की ओर हो, तब हम बोलते हैं कि उसमें धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है। और जब सिस्टम से ग्रुप की ओर हो तो उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव है। अब ये ग्रुप क्या है और सिस्टम क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो ग्रुप जो होता है कोई फंक्शनल ग्रुप होता है,
कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे तुम लोग जानते होंगे, क्लोरो समूह, नाइट्रो समूह, एल्किल समूह, ये सब सुने हो। एल्डिहाइड समूह सुने हो ना, साइनो Yes, समूह, sir. साइनो समूह है ना, नाइट्रो समूह, एल्किल समूह, ये सब चीजें सुने हो ना। ये सब होते हैं समूह होते हैं, जिसको इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं। तो ये क्या चीज है जी, क्लोरीन। ये क्या चीज है, क्लोरो समूह है। क्या है ये, क्लोरो समूह है। हाँ, क्लोरो समूह है ये, क्लोरो समूह। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ये होता है ग्रुप। और ये जो कार्बन की जो चेन होती है वो होता है हमारा सिस्टम। सिस्टम होता है, सिस्टम जिसको हम फिजिक्स में निकाय बोलते हैं, निकाय है ना। तो ये होता है हमारा सिस्टम और ये होता है हमारा समूह। तो कोई जो चीज जुड़ा रहता है, फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रो, ये बेंजीन रिंग बना दिया, बेंजीन रिंग बना दिया और इसमें एक NO2 करके जोड़ दिया, नाइट्रो बेंजीन करके बोल दिया, ये बेंजीन हो गया, ये नाइट्रो, तो नाइट्रो बेंजीन हो गया। तो नाइट्रो बेंजीन में ये क्या चीज है, नाइट्रो समूह है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप। आई बात क्या समझ में। और ये जो चीज है वो हमारा है सिस्टम। समझ आ गया, ठीक। नीचे वाले में बताओ तो, ये कार्बन क्या है और ये क्या चीज है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा सिस्टम है। कार्बन सिस्टम है। कार्बन सिस्टम है और ये ए जो चीज जुड़ा है वो कोई ना कोई ग्रुप है, कोई समूह ग्रुप है ना, ये ग्रुप है। तो देखो अभी इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर जा रहा है, इसमें बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, सिस्टम से ग्रुप की ओर जा रहा है, जा रहा है इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ग्रुप की ओर जा रहा है। तो सिस्टम से ग्रुप की ओर जा रहा है, तो ऐसे चीज में क्या होता है, -I प्रभाव होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, सिस्टम से ग्रुप की ओर जा रहा है। अब देखना इसमें क्या है, ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप से इलेक्ट्रॉन जो है किधर जा रहा है, सिस्टम की ओर जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ठीक। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं। एक आध एग्जाम्पल से बताते हैं। सर एग्जाम में इतना डिटेल पूछते हैं? एग्जाम में इतना डिटेल नहीं पूछते हैं एक्चुअल में। मैं तुम लोगों को समझ पाए करके इतना डिटेल बता पा रहा हूँ, है ना। इसमें ऐसा पूछेंगे एग्जाम में, दो चीजें पूछेंगी, वो एक्चुअल में मैं ये सब डीपली बताते हुए मैं उस क्वेश्चन में जाना चाह रहा हूँ जो एग्जाम में आता है। तो देखना कि मैं इसको बताऊंगा ना, तो एक क्वेश्चन बताऊंगा और तुम लोग गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन तुम लोग खुद बता दोगे अभी जस्ट, इसलिए मैं इतना डीपली में जा रहा था, है ना। तो यदि तुम लोग बोलोगे सर ज्यादा डीपली में मत जाओ, ऊपर से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं सर, और एक्सेस पढ़ा। हाँ, तो होता ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है ना, तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताइए कि एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल दोनों में कौन जो है वो दुर्बल अम्ल है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है, एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल की अपेक्षा दुर्बल होता है तो क्यों, कारण बताइए, ऐसा कुछ आता है। तो अब चलो डायरेक्ट तुम लोग बता सकते हो क्या मुझे, कौन सा दुर्बल होता है, एसिटिक अम्ल की फॉर्मिक अम्ल। नहीं बता सकते क्योंकि पता नहीं है, तो अब बताओगे, है ना। तो इसके बारे में बताना चाह रहे हैं इसलिए। तो ये जो चीजें जो बता रहा हूँ वो तो आसान है, ग्रुप से सिस्टम की ओर, सिस्टम से ग्रुप की ओर, है ना। अब इसको यदि कहीं भूल गए कि सिस्टम से ग्रुप की ओर जाने पर -I लगता है कि +I लगता है करके यही कंफ्यूज हो गए। इतना तो पता है कि ग्रुप से सिस्टम की ओर या सिस्टम से ग्रुप की ओर दोनों ओर जाता है, लेकिन किसमें +I बोलते हैं किसमें -I करके बोलते हैं तो भूल जाओ। तो क्या चीज याद रखना है, एक ट्रिक याद रखना, ट्रिक ये याद रखना। चलो पहले तो ऐसे पूछ लेते हैं कि बताओ सिस्टम से जब ग्रुप की ओर इलेक्ट्रॉन जाता है तो कौन सा इफेक्ट लगता है, -I। हाँ, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ नॉर्मली, जब देखना ABCD करके लिखते हो, जब ABCDEFG तो G आता है और उसके बाद में आता है QPRST करके S आता है बाद में, है ना। G के बाद में S आता है, तो G के बाद में तो ये क्या है, हम एक सीधी रास्ते पर चल रहे हैं, ABCDEFG एक सीधी रास्ते पर चल रहे हैं, तो G से S की ओर जा रहे हैं, मतलब सीधे रास्ते पर जाते हैं, तो वो होता है पॉजिटिव।
पॉजिटिव होता है। अब क्या कर रहे हैं, एस जो है वो नीचे रहता है और जी जो है वो बाद में आता है, तो अब हमने रास्ता बदल दिया एस से जी की ओर, एस से जी की ओर, इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहे हैं। रास्ता हम जब बदल दें या कोई भी चीज को हम जब बदल दें तो वो अपोजिट हो जाता है, अपोजिट होने से नेगेटिव इफेक्ट। तो जब सिस्टम से ग्रुप की ओर जाएगा तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और ग्रुप से सिस्टम की ओर जाएगा तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसको तुम लोग याद रखना, क्या चीज, इंग्लिश के अल्फाबेट में याद रखना, जी पहले जाता है उसके बाद एस आता है, तो जी से एस जाते हैं मतलब एक सीधा रास्ता रहता है तो वो पॉजिटिव रहता है। और यदि हमने एस से जी की ओर आया मतलब उल्टा कर दिया तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन में जाने के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ ना। जितने एल्किल समूह होते हैं ना, एल्किल जैसे CH3 है, जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं CH3 करके आता है, वो सभी जो है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। इनका जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है ना। ये मेथिल ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है, एल्किल ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रखता है, डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो जितने भी एल्किल ग्रुप आएंगे लाइक एज CH3 है, CH, दो एल्किल ग्रुप जुड़ा रहे, CHR3 करके रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन, ये एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप, ये होता है CR3 और इधर से कोई जुड़ा नहीं। वैसे इसका मतलब क्या हुआ, CH मीन्स H जो है वो इधर से एक एल्किल ग्रुप, दूसरा एल्किल ग्रुप और ये ऐसा, तो इनके साथ में कोई जुड़ा रहता है ना। तो जितने भी तुम लोगों को एल्किल ग्रुप दिखेगा, एल्किल चीजें दिखेंगी, जैसे C2H5 करके दिखेगा, तो इसका नेचर क्या होता है, नेचर याद रखना, मैं पूछूंगा नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का नेचर होता है, याद रखना। तो ये सब जो है वो प्लस आई इफेक्ट के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये क्या है, एक एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, देता है, मतलब क्या है, ग्रुप से सिस्टम को देता है। तो ग्रुप से सिस्टम की ओर जब जाए तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इफेक्ट, तो प्लस आई का इफेक्ट लगता है। तो जितने एल्किल ग्रुप है ना उनकी नेचर के बारे में याद रखना। अब जैसे नाइट्रो समूह की बात करूं, मैं नाइट्रो समूह की बात करूं या साइनो समूह की बात करूं, नाइट्रो समूह है, साइनाइड का ग्रुप है, ये सब नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। साइनो समूह है ना, और एसिटिक अम्ल, ये अम्ल समूह है, या पूरे हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब पूरे हैलोजन नाइट्रो समूह, साइनो समूह। और ये इसको भी हम जब करते हैं तो COOH रहता है, तो CH3 और COOH रहेगा, तब क्या होगा, CH3 पॉजिटिव रहता है और ये वाला नेगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये जो C2H है ये भी नेगेटिव का चार्जेस दिखाने लगता है। और नाइट्रो समूह हो गया, और वैसे ही बेंजीन का हो जाता है C6H6। तो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ इसको ध्यान में रखना, नाइट्रो समूह, साइनो समूह और ये अम्ल समूह जो होता है एसिडिक, और ये पूरे क्लोरीन जो रहता है, इनका जो नेचर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्विंग नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसमें नेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, कहाँ से खींचता है, सिस्टम से खींचता है, सिस्टम से ग्रुप जो है वो खींचता है, तो इसलिए इनके बीच में इफेक्ट होता है माइनस आई का इफेक्ट। अब देखो मैं तुम लोगों को यदि पूछता हूं तो तुम लोग कैसे बताओगे, देखना, CH3 Cl नेगेटिव होता है, क्लोरो समूह है, यहाँ पास इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा इधर की ओर, बताओ इसमें प्लस आई इफेक्ट हो रहा है कि माइनस आई, प्लस आई, प्लस प्लस आई इफेक्ट हो गया, कैसे पता चला, ये है हमारा, वो एल्किल ग्रुप। हाँ, अरे इसमें ऐसे मत समझना, ये एल्किल ग्रुप है और ये क्लोरो ग्रुप है, दोनों तो ग्रुप हो गया, तो सिस्टम किसको बोलोगे, सिस्टम किसको बोलोगे, हाँ ये है ग्रुप, ये है ग्रुप और ये है
सिस्टम। ये क्या है? सिस्टम। अच्छा, सिस्टम में कार्बन कार्बन की चेन बननी चाहिए, कार्बन कार्बन की चेन बननी चाहिए। इसको मैं मिटाता हूँ। कार्बन कार्बन की चेन बननी चाहिए। ये हो गया अपना CH3 CH2 और हो जाएगा यहाँ पर Cl, ऐसा जोड़ दिया मैं। तो ये है हमारा सिस्टम। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर की ओर। बताओ इसमें कौन सा इफेक्ट हो रहा है, प्लस आई या माइनस आई? ये क्या है? कार्बन सिस्टम। कार्बन की जो चैन होती है उसको हम सिस्टम बोलते हैं। हालांकि यहाँ पर तुम्हें CH3 दिख रहा है, इंडिविजुअल CH3 बस रहेगा, उसको हम बोलेंगे एल्किल ग्रुप करके बोलेंगे, उसको भी बताएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन है और इधर है CH3, इधर है CH3, इधर है CH3 और इधर जोड़ा हूँ क्लोरीन। तो इसको क्या बोलोगे? एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। और ये है तुम्हारा क्लोरीन ग्रुप और सिस्टम तुम्हारा ये कार्बन है ना। तो एक सिस्टम के लिए कार्बन होने चाहिए। तो ये जो है सिस्टम है, समझ जाओ, ये सिस्टम है और ये तुम्हारा एल्किल ग्रुप है और ये क्लोरीन है। आया क्या समझ में? हाँ। तो यहाँ पास हो क्या रहा है? यहाँ पास हो रहा है ये कार्बन कार्बन की चेन बन रही है। तो कार्बन 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 कार्बन, तो इन सभी को हम बोल देते हैं सिस्टम। और इनके साथ जो क्लोरीन रहता है, एक समय में एक ग्रुप वर्क करेगा ना, ये जो है वो क्लोरीन का ग्रुप हो जाएगा। तो ये है हमारा ग्रुप और ये है हमारा सिस्टम। तो अब इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर की ओर। इसमें कौन सा इफेक्ट आ रहा है? माइनस आई। माइनस आई का इफेक्ट आ रहा है ना। तो इसको बोलते हैं माइनस आई का इफेक्ट। एक आध एग्जांपल और बताते हैं। तो अब मैं बात करता हूं इसकी अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में बात करता हूं। अम्लीयता के बारे में, क्योंकि मैं क्वेश्चन में जाना चाह रहा हूं एसिटिक अम्ल वाले। अम्लीयता की बात कर रहा हूं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसका मतलब CH3 हो गया, C हो गया, ये CH3 हो गया, इधर CH3 हो गया और यहाँ पास है क्लोरीन। तो क्लोरीन है। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, क्लोरीन, ये एल्किल ग्रुप का नेचर कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, डोनेट करता है कि खींचता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। दे क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मतलब क्या? नेगेटिविटी दे रही है। नेगेटिविटी यहाँ पास बढ़ जाएगा, कार्बन के पास नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। कार्बन के पास जब नेगेटिविटी बढ़ेगी तो ये जो कार्बन के पास नेगेटिविटी बढ़ेगी तो ये कार्बन इनको ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। और ये क्या है? ऑलरेडी नेगेटिव रहता है, ये ऑलरेडी नेगेटिव रहता है। यहाँ पास नेगेटिविटी बढ़ेगी तो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना चाहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना चाहेगा और बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी इधर से मिल रही है, नेगेटिविटी इधर है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पास ये चीज रहता, पॉजिटिव रहता है, बाय द वे चलो हाइड्रोजन रहता, तब क्या होता? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है कार्बन। तो नेगेटिविटी बढ़ा, नेगेटिविटी बढ़ा तो होगा क्या कि ये अपना नेगेटिविटी जो है वो इस हाइड्रोजन को देने की कोशिश करेगा। और हाइड्रोजन में रहता है पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी रहेगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आकर्षण बल बनते हैं, आकर्षण बंध बनते हैं और वो जुड़ा ही रहना चाहेगा, है ना। तो ये जो चीज होती है तो इससे क्या होगा? बॉन्ड जो है वो ब्रेक ना होके और मजबूत होने लग जाएगा, है ना। तो हम बात करते हैं इस टाइप के बॉन्ड के बारे में जानते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट तुम लोगों के क्वेश्चन में जाता हूं और एक क्वेश्चन बताता हूं, फिर दूसरा क्वेश्चन तो तुम लोग खुद बना लोगे। क्वेश्चन ऐसा है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड मेथिल क्लोराइड की अपेक्षा क्रियाशील होता है कि नहीं होता है? ये चीज है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का फार्मूला जो रहेगा वो होगा CH3 का तृतीयक कार्बन ब्यूटिल, 3 कार्बन और एक 4 कार्बन, तृतीयक ब्यूटिल और ये क्लोराइड, है ना। किसकी अपेक्षा बोल रहा है? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड में CH3 मेथिल और ये क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड की अपेक्षा कौन जो है वो ज्यादा क्रियाशील होगा और कौन जो है वो क्रियाशील नहीं होगा? क्रियाशीलता के बारे में बात करेंगे। हाँ, कौन जो है वो ज्यादा क्रियाशील होगा? तो चलो हम देखते हैं। ये बना लिए CH3 और ये कार्बन हो गया, ये CH3 और इधर से भी CH3 और इधर हो गया क्लोरीन, है ना। तो इनका नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, डोनेट करता है। तो इसमें नेगेटिविटी बढ़ गई है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, ये इनको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसमें
ऑलरेडी नेगेटिविटी होती है, तो क्या करेगा, ऑलरेडी नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी होगी तो इसमें क्या है, बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना चाहेगा, और बॉन्ड ब्रेक होना चाहेगा और तुरंत बॉन्ड ब्रेक होकर दूसरे के साथ में क्रिया करके वो चला जाएगा, है ना। तो इनकी जो क्रियाशीलता है, अब इनके बारे में बात करते हैं। ये मेथिल ग्रुप है CH3, CH3, तो CH3Cl को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये कार्बन हो गया, ये इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर क्लोरीन करके। तो देखो मैंने क्या कहा है कि एल्किल ग्रुप का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, लेकिन हाइड्रोजन का नेचर होता है करके नहीं बोला हूं मैं, है ना। तो हाइड्रोजन जो होता है ना तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन को खींचना पसंद करता है, वो सिर्फ साझा करके रहता है। तो यहाँ पास कोई भी ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, नहीं कर सकता। तो क्या है, जितना इसमें चार्जेस है उतना ही रहेगा, यहाँ पास जितना भी चार्जेस है उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने में आसानी होगा कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने में आसानी होगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ए नेगेटिव ऑलरेडी मदद कर रहा है, तो जल्दी से बॉन्ड ब्रेक होगा, और इसको कोई मदद करने वाला नहीं है इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी क्रियाशीलता जो होगी वो ज्यादा होगी, और इनकी क्रियाशीलता जो होगी वो इनकी अपेक्षा कम होगी। ऐसा क्यों? ये बॉन्ड जो है ब्रेक है, अब बॉन्ड ब्रेक कब होगा, जब हम एनर्जी देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पास क्या है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या है, एनर्जी तो हम दे रहे हैं, साथ साथ ये रिपल्सन भी मिल रहा है उनको, तो हमें थोड़ी सी एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी और वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये जो है वो ज्यादा सक्रिय होता है। तो क्वेश्चन क्या समझे कि तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड जो होता है वो मेथिल क्लोराइड की अपेक्षा ज्यादा क्रियाशील होता है, ये चीज मैं बताया हूँ। अब एक एग्जाम्पल मैं तुम लोगों से पूछता हूँ। मेथिल क्लोराइड मेथेन की अपेक्षा, मेथेन मतलब CH4 और मेथिल क्लोराइड में CH3Cl, कौन जो है वो ज्यादा क्रियाशील होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला। तो इसमें क्या करना, मेथिल क्लोराइड को कैसे बनाओगे, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और इधर है क्लोरीन, इसका कैसे बनाओगे, ये कार्बन हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, इनके बीच में ऐसा बना। ये थ्री है, ऐसे बनने से क्या चीज पता चला कि ये जो बॉन्ड है वो स्टेबल है, बॉन्ड जो है वो स्टेबल है। यदि मैं इनको, ये जो एल्किल ग्रुप है इसको मैं लिख दूं ऐसा CH3 और ये ऐसा, तब क्या समझोगे, ये एल्किल ग्रुप है, इस एल्किल ग्रुप का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का होता है, डोनेट करने, है ना। और यहाँ पास क्या है, ये सभी तो हाइड्रोजन 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 है, सभी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पास, तो रिपल्सन होगी। तो बताओ किसमें क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होगी, मेथिल क्लोराइड की, मेथिल क्लोराइड की क्रियाशीलता ज्यादा होगी इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसमें इस हाइड्रोजन को ले या इसको ले कुछ नहीं, और इसको CH4 करेंगे तो ऐसा कोई बात नहीं है कि ये किसके साथ डोनेट करेगा, तो ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट वाला काम नहीं करेगा, तो वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पास एक एल्किल ग्रुप जुड़ने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इसमें नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, नेगेटिविटी बढ़ने से कोई तीसरा बंदा आएगा और उसके बीच में क्रिया कर लेगा, तो इसकी क्रियाशीलता जो होती है वो ज्यादा होती है। और क्वेश्चन तुम लोगों का ऐसे ही पूछा जाएगा क्रियाशीलता के बारे में, ये है एप्रेनिक प्रभाव के बारे में क्वेश्चन है, ऐसी आएगा। अब आता है जो अम्ल की प्रबलता के बारे में बात करते हैं, अम्लीय गुण के बारे में, अम्लीय गुण के बारे में बात करते हैं, अम्ल की प्रबलता के बारे में। तो अम्लीय नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर क्या होता है, जो आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज कर दे, है ना, हाइड्रोजन को आसानी से जैसे रिलीज होता है उनकी अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं अम्लीय गुण। आया क्या समझ में, आया समझ में कि हाइड्रोजन जो है वो आसानी से रिलीज कर दे तो उनकी जो अम्लीयता होती है वो ज्यादा होती है। अब बात करते हैं हम एसिटिक अम्ल CH3COOH और फार्मिक अम्ल COOH, ये फार्मिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल है। कौन इनकी हम अम्लीयता के बारे में बात कर रहे हैं, कौन दुर्बल होगा एक दूसरे की अपेक्षा, इनके बारे में बात करते हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे, हाँ, दुर्बल कौन होगा, प्रबल अम्लीय किसको बोलेंगे, जो आसानी से, प्रबल किसको बोलेंगे, जो आसानी
सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर कंप्लीट करना चाहिए ना। ये कार्बन का 1 2 3 और ये 4, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वैलेंसी उसको 4 फुल फिलअप कर रहा है। ऑक्सीजन का 2 होता है तो 1 और 2, ऑक्सीजन का 2 होता है तो 1 2। सर आवाज नहीं आ रही। मैसेज कर दो। सर आवाज नहीं आवत थे। अब हमें ये देखना है कि कौन जो है वो ज्यादा दुर्बल होता है, मतलब सर एक दुर्बल बार होता है फिर मतलब से। आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज। हाँ हाँ, सर आवाज नहीं आ रहा हम था बात सर, एक बताना, बार फिर। आवाज नहीं आ रहा था। अरे यार किसी का कॉल आ गया होगा इसलिए है। कल भी ना उस दिन की क्लास में आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा हो रहा था ना, तो किसी का कॉल आ जाता है ना तो आवाज म्यूट हो जाता है। तो चलो एक बार और बात करते एक हैं। बार फिर से बात बताओ। ये है एसिटिक, हाँ एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल, इन दोनों में कौन दुर्बल होता है इनके बारे में हमें जानना है। दुर्बल, तो दुर्बल क्या होगा और प्रबल क्या होगा। प्रबल अम्लीय हम उसको बोलेंगे जो आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज कर दे, हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज कर देता है उसको बोलते हैं हम प्रबल अम्ल है करके। और जो आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करता है, बहुत टाइम लगाता है, उसको हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल है करके बोलते हैं, दुर्बल अम्ल है करके, है ना। तो हम देखते हैं किसमें आसानी से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और किसमें नहीं। तो हमने बना दिया ये CH3, कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, OH। तो हम सभी का वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, संयोजकता 4 होती है, 1 2 3 और ये 4 हो गया, कंप्लीट कर रहा है। ऑक्सीजन का 2 होता है तो 1 और 2 कंप्लीट कर रहा है, ऑक्सीजन का 2 होता है 1 और 2 कंप्लीट हो रहा है। कार्बन का 4 होता है तो 3 हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है और 1 ये हो रहा है। ठीक है, सभी आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ चलो ठीक। तो फिर बात करते हैं, ये एसिटिक अम्ल है, ये फार्मिक अम्ल है। तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी एल्किल ग्रुप जो रहता है उसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसको, इस कार्बन को। तो इस कार्बन पर और नेगेटिविटी आ चुकी है, ठीक है, समझ आ रहा है? अरे म्यूट करके रखो रे। ये एल्किल ग्रुप है, सुन रहे हो? यस सर। हाँ, ये एल्किल ग्रुप है, इनका जो नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन को डोनेट किया, कार्बन को डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन इनके पास पहुंच गया है। अब ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ है तो ये डोनेट करेगा किसको, ऑक्सीजन को, क्योंकि हाइड्रोजन तक तो जाना है। तो जब एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है तो उनका आकर्षण जो है वो पूरे हाइड्रोजन तक पहुंचता है। ये यहाँ पास नेगेटिविटी हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया कार्बन को, कार्बन डोनेट किया ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन में आ गया है नेगेटिविटी, नेगेटिविटी। और हाइड्रोजन पर रहता है क्या, पॉजिटिविटी रहती है। तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिविटी रहता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण होगा तो ये जो है बॉन्डिंग और मजबूत हो जाएगी, बॉन्डिंग मजबूत हो जाएगी तो हाइड्रोजन आसानी से रिलीज होगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो आसानी से रिलीज नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, ये दुर्बल है। फार्मिक अम्ल में क्या होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं दिख रहा है। हाइड्रोजन का नेचर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का होता है क्या, नहीं होता है। किसी एल्किल ग्रुप का ही बताया हूं मैं, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल का, है ना। तो हाइड्रोजन का नेचर नहीं होता है तो वो चुपचाप रहेगा और वो सब चीजें जो है वो चुपचाप है। तो इनके जो बॉन्ड है जैसे पहले बंधे हुए थे वैसे ही बंधे रहेंगे। तो इनको हम एनर्जी देंगे, एनर्जी देंगे, एनर्जी देंगे, और मान लो 5 किलो कैलोरी एनर्जी देने के बाद में वो ब्रेक हो जाता है। तो इसमें क्या है, आकर्षण थोड़ा ज्यादा बढ़ चुका है तो इसको 5 से ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाके हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक होगा। तो इसलिए इनमें से हाइड्रोजन को रिलीज करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए ये दुर्बल होता है। और ये होता है इनकी अपेक्षा ना, फार्मिक अम्ल की अपेक्षा दुर्बल होता है। आया समझ में? यस सर। हाँ, अब एक चीज मैं तुम लोगों से यस पूछता सर, हूँ आ गया। और क्लास फिनिश करूंगा फिर। हाँ, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल,
CH3 को एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ट्राई क्लोरो का मतलब 3 क्लोरीन और CH3 के नेचर में रहे CH3 ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल। CCl3 और COOH ये होता है ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल। ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल है। और एक लेते हैं हम लोग फॉर्मिक अम्ल, नहीं एसिटिक अम्ल, CH3COOH ये है एसिटिक अम्ल। ठीक, तो ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में हमें बताना है कि कौन प्रबल अम्लीय है। प्रबल अम्ल कौन है ना? तो ये चीज तुम लोगों को देख के बताने हैं कि कौन सा जो है वो प्रबल अम्लीय है। ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल और नॉर्मली एसिटिक अम्ल में कौन प्रबल अम्लीय है? तो चलो शुरू हो जाओ। ऐसे शुरू हो जाने हैं, ये क्लोरीन है, सॉरी ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, C के साथ Cl3 जुड़ गया और CCl3 COOH करके है, तो ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O है, इधर O है, इधर H है। ये किसका बना है? इसका बना है ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल। अब बात करेंगे CH3 का बनाओगे तो ये H अभी जैसे बनाए थे, कार्बन डबल बॉन्ड O और ये H। इसमें प्रबल अम्ल बताना है, उसमें मैं दुर्बल पूछा था, इसमें प्रबल अम्ल पूछूंगा। तो अब इसमें देखोगे प्रबल अम्ल कौन होगा? ट्राई क्लोरो। ट्राई क्लोरो जो है वो प्रबल अम्लीय होगा, ऐसा तुम बोल रहे हो। हाँ, ट्राई क्लोरो क्या सब लोग क्या बोलते हो? कुछ नहीं बोलते, मत बोलो। हाँ, तुम लोगों को सुनना बस पसंद है। चलो, तो इसमें कैसे बताया कि ये क्लोरीन का नेचर कैसे होता है जी? क्लोरीन का नेचर क्या होता है? डोनेट कर। अरे वाह, डोनेट डोनेट ज्यादा सुन ली हो क्या वर्ड है, इसलिए डोनेट बोल दी। एल्किल ग्रुप का नेचर होता है डोनेट करने का, है ना? और मैं तुम लोगों को बताया था नाइट्रो समूह, साइनो समूह, हैलोजन समूह, इसका जो नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का होता है। हाँ, एब्जॉर्ब करने का होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की ओर खिंचाएगा, मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो नेगेटिविटी जो है वो इधर की ओर जा रही है, नेगेटिविटी इधर की ओर जा रही है। हाँ, दुर्बल होगा, नेगेटिविटी इधर की ओर जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पास कुछ ना कुछ नेगेटिविटी की कमी हो रही है, मतलब पॉजिटिविटी बढ़ रही है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, और ये है पॉजिटिविटी, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो बॉन्ड जो है वो टक से ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा? टक से ब्रेक होगा। हाँ, तो क्लोरीन की ओर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, जो है वो क्लोरीन की ओर जा रहा है, मतलब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है इधर की ओर। तो ये कमी को पूरा करने के लिए ये कार्बन से खींचेगा, ये कार्बन को खींचेगा, ये ऑक्सीजन से खींचेगा, ऑक्सीजन से खींचेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन था उससे अब इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब पॉजिटिव चीजें ज्यादा है, पॉजिटिव चीजें ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चीज ये पॉजिटिव के साथ में रिपल्स होगा और ये बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ये है प्रबल अम्लीय, प्रबल अम्लीय। इनकी अपेक्षा ये तो बेचारा चुप रहता है, ना तो इनको डोनेट करना है, ना तो ये हाइड्रोजन ना तो डोनेट करना है, ना अब्सॉर्ब करना है, जैसा है वैसे में ही खुश है। बहुत अच्छा इंसान है ये, संतोष है ना? तो इसलिए ये जो है ऐसी रहेगा, तो ये बताएगा कि ये वाला जो ज्यादा है
प्रबल अम्लीय है। ये भी अम्लीय नेचर रहता है। अम्लीय नेचर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेटिस्फाई है तो उसमें अम्लीय नेचर नहीं होंगे। जो चुप रहते हैं उनके पास और खतरनाक होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये शांत है तो इसको कुछ एनर्जी देते हैं तो वो चुपचाप जो है वो ब्रेक कर लेता है अपने हाइड्रोजन को और अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, ज्यादा तामझाम नहीं करता है ना। तो ये भी अम्लीय होता है, ये भी अम्लीय होता है, लेकिन इससे ज्यादा अम्लीय ये होता है प्रबल। तो समझ गए होंगे मुन्ना, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल जो होते हैं वो एसिटिक अम्ल की अपेक्षा ज्यादा प्रबल होता है। और ये 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आएंगे प्रेरणिक प्रभाव के अंतर्गत बस। और ये चीज जानने के लिए तुम्हें वो प्रेरणिक प्रभाव का पूरी गहराई जानना था, इसलिए उतना मैंने बताया। आ गया समझ में? यस Yes, सर। आ गया होगा तो कल नेक्स्ट क्लास में कुछ दूसरा चीज पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, टाटा बाय बाय। रिकॉर्डिंग को बंद कर दो।